said earlier, a realistic setting for the general staff qualitative requirements, the GSQRs as they are known, of weapons and platforms will be made, because sometimes unrealistic quality requirements are established and quite a lot of time is spent in searching for suppliers who will meet all those requirements. You end up with just one supplier, and just buying it from one supplier is not permitted, and then you do the entire circle all over again. So realistic setting of qualitative requirements is something on which we'll place emphasis, and above all, overhauling of the trial and testing processes. Yes, we understand India is a country which has different climatic and geospatial requirements, tropical, coastal, Himalayan, high altitude and everything else, but we still need to be far more efficient in trial and testing of procedures. रक्षा उत्पाद में आत्मनिर्भरता लाने के लिए मेक इन इंडिया को बल देना बहुत आवश्यक है, और पिछले 3 वर्षों में बहुत सारे क्षेत्रों में भारत में इस दिशा में कदम उठाए गए, और रक्षा उत्पाद के लिए मेक इन इंडिया को बल देना और आत्मनिर्भरता लाना इस दिशा में एक कदम है। वेपन्स की लिस्ट को नोटिफाई किया जाएगा, प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट को नोटिफाई किया जाएगा, और उन पर बैन लगाया जाएगा इंपोर्ट के लिए। हर साल इसके लिए अलग अलग टाइमलाइंस आती जाएंगी, ताकि वर्ष प्रति वर्ष भारत में हथियारों का उत्पादन यहीं पर हो और हम विदेशों पर कम निर्भर रहें, उस दिशा में एक कदम है। जो पुर्जे भी हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, उसमें भी कमी लाने के लिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर हो, भारतीय कंपनियों में उनका निर्माण हो, यहीं पे भारत में हो। और यही नहीं, इसके लिए सेपरेट बजट का प्रावधान भी किया जाएगा, जो डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट है उसके लिए। और इससे हमारे डिफेंस इंपोर्ट बिल में भी एक भारी कटौती होगी, लेकिन जिसका सीधा लाभ भारत में बनाने वाली उन कंपनियों को मिलेगा जो हिंदुस्तान के सैन्य की एक आपूर्ति करेंगी। और इसी दिशा में ऑटोनॉमी लाने के लिए और ज़्यादा जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए और कामकाज में एफिशिएंसी लाने के लिए ऑर्डिनेंस सप्लाईज जो हैं, जो हमारी कॉरपोरेशन हैं, जो हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, उनका कॉरपोरेटाइजेशन यानी कि निगमीकरण करने की हम बात कर रहे हैं। और निगमीकरण और निजीकरण में बहुत अंतर है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण होगा ताकि उनके कामकाज में और सुधार हो, बेहतर प्रोडक्ट बन सकें, सेना को और अच्छे हथियार मिल सकें, दुनिया भर के देशों पर हमारी निर्भरता कम हो, हिंदुस्तान के अंदर और रोजगार पैदा हो सके, कंपनियों को लिस्टिंग कराकर उनकी भी क्षमता बढ़ाने का काम किया जा सके। कुल मिलाकर पारदर्शिता और बेहतर प्रदर्शन की ओर हम आगे बढ़ सकें, इसलिए निगमीकरण करना बहुत आवश्यक है। इसलिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा। और दूसरा रिफॉर्म्स, जहां एफडीआई लिमिट है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, वो स्वचालित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए 49% से बढ़ाकर 74% कर दी जाएगी। यानी कि ऑटोमेटिक डिफेंस रूट, ऑटोमेटिक एफडीआई का जो रूट है, उसके लिए 49% से 74% उसको कर दिया जाएगा लिमिट को। और टाइम बाउंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हमारा हो, इसके लिए त्वरित फैसले लेने का भी काम किया जाएगा। अनुबंध प्रबंधन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया जाएगा। और जो GSQRs हैं वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स की, उसको भी व्यवहारिक बनाने का काम किया जाएगा। और जो हमारे प्रशिक्षण की प्रक्रियाएं हैं, जिसमें बहुत लंबा समय, कई बार वर्षों तक लग जाते हैं,
उसका जीर्णोद्धार भी किया जाएगा ताकि उसमें कम समय लगे और जल्दी प्रिक्योरमेंट करने का, ताकि टेस्टिंग समय पर हो जाए, ट्रायल्स हो जाए और हम समय पर उनका ऑर्डर कर सकें. The next three relate to civil aviation. I'll be fairly speedy about them. One relates to airspace management. The next relates to PPP and airports which are being given for management and maintenance. Then MRO hub. The three are put together relating to civil aviation. The first is the airspace management. Just to give you a background, only about 60% of the Indian airspace is freely available. And that's because airspace is fairly restricted for its use for civil purposes and defense purposes. This means that all these years, all these decades, we have been flying to some most destinations, not through the shortest route, but slightly longer routes, which means you're having more time in the air. This actually has to be rationalized. Optimum utilization of airspace is best, because after all the fuel spent is also something which we import. Huge bill goes for that. Finally the customer ends up paying more price for the flying, and for pilots it's a extra hour of flying or half an hour of flying. Above all, if we are able to optimally utilize the airspace and reach quickly, every one of our time is saved, and therefore now rationalization is going to happen. We will be able to get to our destination at the shortest possible time, thus saving travel time, thus saving fuel, thus saving also the pilot's flying time. This is an environment friendly step, but having very big implication on India's fuel importable, and also for civil aviation, which in India has biggest potential in growth. Civil aviation is up for a big leap. So the airspace availability through which the flying time is influenced is going to be better. That is one. The second that I'd like to tell you about is 6 more airports are for auction, and the Airports Authority of India shall do it on public-private basis, PPP basis. Additional investments also are likely to happen by private players in about 12 airports, which they are already holding, for better world-class facilities to be brought in. So majorly, airports in India will become far more with better facility and customer experience. This has financial implications to the extent not so much for the budget, but the AAI, the Airports Authority of India, will get a down payment of 2,300 crores, and also the first and second rounds of investments are expected to get 13,000 crores. So this is one step which will at a time increase better facilities and also make our airports a lot more worthy experience for the passengers. The third in this, because it's all pertain to civil aviation, is making India an MRO hub. This was mentioned also in the budget. Maintenance, repair and overhaul of aircrafts is a big business. Most of the Indian aircrafts themselves go abroad to do their repair works, spend on parts there, and also come back for after the overhaul to India. But maintenance and repair and overall, India has all the capacities, manpower skills required, soft skills required, and also India can then be the center for many of the flights which go towards Southeast Asia, long distance to Australia, similarly westwards also. If we make sure that MRO's ecosystem is created in India, for which the tax regime has already been altered so that it favors setting up MRO in India, this is a major step that we want to make sure that India benefits from. And in this, not just civil aircrafts, but also defense aircrafts can also be benefiting from the MRO, which if we make India as a huge hub.
maintenance cost for all airlines will come down, and that again will have a ripple effect on the passengers. The travelers can probably pay less after that. So these are three put together reforms for the civil aviation sector. सिविल एविएशन सेक्टर को लेकर जो 3 बड़े कदम हैं, हम सबको पता है समय की बहुत कीमत है और हर व्यक्ति के समय को बचाने का प्रयास किया जाए। इसके लिए हवाई क्षेत्र में, यानी कि जो हवाई जहाज से उड़ते हैं उनके लिए अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो मात्र 60% भारतीय हवाई क्षेत्र जो है वो नागरिक विमानों के लिए उपलब्ध है। इसलिए भारतीय नागरिक विमानों को लंबे रास्ते लेने पड़ते हैं, जिसमें लोगों का समय भी जाता है, फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। अब भारतीय हवाई क्षेत्र की इस पाबंदी को और सरल और जो हम सुगम बनाएंगे, जिससे नागरिक विमानों के लिए कम समय लगेगा और वो ज़्यादा दक्ष बन सकेंगे। मिलिट्री अफेयर विभाग के साथ समन्वय करके इसको 2 महीने के अंतर्गत सुलझा लिया जाएगा और अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इससे विमानन क्षेत्र को 1000 करोड़ रुपए का फायदा होगा, जिससे सीधे तौर पर अगर आप देखें तो एयर टर्बाइन फ्यूल वो बचेगा, तो हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा, लोगों का समय बचेगा, एनवायरनमेंट बचेगा, पर्यावरण को बचेंगे और समय कम लगेगा। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव भी हमारा है और एयर स्पेस की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी हो सकेगी। दूसरा, हवाई अड्डों पर अच्छी सुविधाएं और कैसे मिले, इसके लिए वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स पीपीपी के माध्यम से, प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से कैसे हो। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत 6 में से 3 हवाई अड्डों का अनुबंध प्रदान किया है और इसमें से जहां पहले 540 करोड़ रुपया आता था प्रतिवर्ष, अब 1000 करोड़ रुपया आता है। और इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डाउन पेमेंट भी लगभग 2300 करोड़ रुपए की मिलेगी। ये एनुअल रेवेन्यू जो 6 एयरपोर्ट्स का है, और 6 और एयरपोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है दूसरे राउंड की बिडिंग के लिए। इसका बिड प्रोसेस भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। अतिरिक्त निवेश जो हम इस प्राइवेट प्लेयर्स के माध्यम से देख रहे हैं निजी क्षेत्र में, ये 12 हवाई अड्डों में पहले और दूसरे चरण में लगभग 13,000 करोड़ रुपए का आएगा। 13,000 करोड़ रुपए का निवेश पहले और दूसरे चरण में 12 हवाई अड्डों में आएगा और 6 और एयरपोर्ट्स के लिए भी जल्द ही तीसरे राउंड में बिडिंग की प्रक्रिया, नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक और क्षेत्र है जो मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल की बात करते हैं। जैसे गाड़ियों की रिपेयर तो लोकली हो जाती है, लेकिन हवाई जहाज़ों का इंजन हो, बाकी स्पेयर्स हो, इसकी रिपेयर चाहे सिविल एविएशन के हो, नागरिक विमान हो या मिलिट्री के हो, उनमें से भी ज़्यादातर विदेश में जाकर रिपेयर होते थे। तो एक और हमारे यहाँ के लोगों का रोजगार के अवसर छिनते थे, दूसरा बाहर जाकर उनको मेंटेनेंस करवानी पड़ती थी। अब उसके लिए भी टैक्स रेजिम में बदलाव किए गए, उसमें एमआरओ का लिए इकोसिस्टम बनाया गया जिसको रैशनलाइज किया गया है। इससे लगभग जो 800 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ रुपया 3 वर्षों में एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स की रिपेयर के लिए या एयरफ्रेम की मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा होता है, उसमें भी बचत होगी और वो काम यहीं पर मिलना शुरू हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर। और जो मेजर इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी अपने इंजन रिपेयर फैसिलिटीज़ को यहाँ पर भारत में लानी शुरू करेंगे और डिफेंस और सिविल सेक्टर को कन्वर्ज करके भी हम लोग इस सेक्टर को बढ़ावा दे सकते हैं। उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे ताकि जो कॉस्ट है एयरलाइंस की या हमारे डिफेंस की वो भी कम आए, उस दिशा में कदम है। I move to talking about the next reform step. The power distribution companies in union territories shall be privatized. And that is likely to be also, it will be in line with the tariff policy which is soon to be announced. The tariff policy reform will of course talk about consumer rights. The inefficiencies of DISCOMs
will not become a burden on consumers. DISCOMs will ensure adequate power. The standard of service that they provide will improve, and they will promote industry better by providing open access. Sustainability is an issue with power sector. We want to be sure that timely payments to the GENCOs happen. You are aware that 90,000 crores have been given this time because DISCOMs were not able to pay or service their dues to the GENCOs. Such disruptions or ups and downs should be avoided, and DBT also for subsidy receiving beneficiaries will be given directly, and smart prepaid meters will be set up, about which I had mentioned in the budget also. So tariff policy coming into place will also see one more major step, in that in the union territories we shall make sure that the DISCOMs are privatized. Suboptimal performance of power distribution and supply can never be in favor of the customer. So that is as regards power sector reforms. विद्युत के क्षेत्र में कुछ बदलाव किए जाएंगे, जहां पर सबसे पहले तो उपभोक्ताओं को उनके अधिकार, पर्याप्त बिजली मिलेगी और अप्रभावी बिजली कंपनियों का जो नुकसान है वो हमारे उपभोक्ताओं को नहीं झेलना पड़ेगा। डिस्कॉम्स को पर्याप्त बिजली उपभोक्ता को उपलब्ध करवानी पड़ेगी, लोड शेडिंग करने वाले को पेनलाइज किया जाएगा। दूसरा, इंडस्ट्री को बल मिलेगा, उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, इससे क्रॉस सब्सिडी में कमी आएगी, विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और जो विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं उनमें भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इनको चयनित भी उसी आधार पर किया जाएगा ताकि ये अच्छी सुविधाएं और सर्विसेज दे सकें। बिजली क्षेत्र में स्थिरता आएगी, इसमें कोई रेगुलेटरी एसेट्स नहीं होंगे और टाइमली पेमेंट जो है, समय पर जो पेमेंट है, जो पावर यानी कि बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनियां उनको होंगी। डीबीटी का लाभ हमने बहुत सारी योजनाओं में देखा है कि किस तरह से माननीय मोदी जी की सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को अब डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के रूप से सीधा उपभोक्ता के खाते में पहुंचाने का काम किया, जिसमें उपभोक्ताओं को बहुत लाभ मिला। तो यहां पर भी सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से और स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लगाने का काम किया जाएगा ताकि किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो सके और उसका भी लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ जो वितरण है बिजली का, वो यूनियन टेरिटरीज में उसको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, निजीकरण करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस पे जो सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इनकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की आ रही है और जो सप्लाई में भी कमी रहती है उसमें भी सुधार होगा और इसमें जो पावर डिपार्टमेंट और यूटिलिटीज हैं, यूटीज में, इनका निजीकरण किया जाएगा। इससे बेहतर सर्विसेज को बल मिलेगा, जैसा मैंने अभी आपको कहा। और यही नहीं, हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी एफिशिएंसी और आएगी और एक मॉडल के रूप में हम इसको देश भर के लिए खड़ा करके देंगे। सबसे पहले इनको यूनियन टेरिटरीज में खड़ा किया जाएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है बाकी राज्य इन मॉडल्स को देखकर अपने अपने राज्यों में सुधार करने के लिए भी भविष्य में आकर्षित होंगे। The next is on social infra projects. For creation of social infrastructure projects, which are like hospitals, because India needs a ramp up on social infrastructure, government has made a provision for 8,100 crores, that will be the total outlay, which will be going in the form of viability gap funding. So, in general, for most projects which are supported by government or states or the statutory bodies, 20% is what is given as viability gap funding. But in this case of social infrastructure, government has decided to give 30%
viability gap funding. So the quantum is increased from 20 to 30%. Through this, we expect that the urgent requirement for social infrastructure all over the country is not just going to be developed by government, but also private enterprises will come in because of this viability gap funding which we want to provide, and that is an increased viability gap funding. सामाजिक बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र के इन्वेस्टमेंट को बल देने के लिए कुछ बदलाव उसमें किए गए वायबिलिटी गैप फंडिंग में। और आपने देखा होगा कोविड-19 के समय भी कि स्कूल, अस्पताल ऐसे हमारे जो क्षेत्र हैं जिनका बुनियादी ढांचे में और सुधार चाहिए, उसके लिए बल मिले। इसके लिए थोड़ा बदलाव किया गया है कि 30% केंद्र और 30% जो है हमारा राज्य सरकारें उसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में देंगी। इससे इस क्षेत्र को बल मिलेगा, लेकिन बाकी सेक्टर्स में 20-20% ही रहेगा और इसमें कुल मिलाकर सामाजिक बुनियादी ढांचे के इस सेक्टर के वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए लगभग 8100 करोड़ रुपए का आउटले किया गया है और इन प्रोजेक्ट को राज्य और केंद्र की सरकारें प्रपोज करेंगी। The last two reform steps that I want to announce relate to space and space. The next one relates to atomic energy. First, in space, you know that India has had the benefit of an extraordinary institution such as the ISRO. ISRO has brought the nation a lot of laurels. However, today, private sector is also doing a lot of work in the space arena. A lot of individuals and startups have spent a lot of time developing space-related technologies. Unfortunately, because of the Indian regulations, they are even unable to use ISRO's available facilities for even testing their products. So what we want to do now, in order to provide level playing field for private companies, satellite launches and space-based services, we will make a provision for them to benefit from the assets which are available with the ISRO and for India to benefit from it. We'll also provide predictable policy and regulatory environment for private players. We want them to be co-travelers with us, and therefore private sector is being encouraged. And also for future projects for planetary explorations and outer space travel, it will also be open for private sector. So in short, private sector is being given a good access to this space area where both government and private sector can work for a better Atmanirbhar Bharat. Another important aspect is there's a lot of geospatial data in India for Indians, particularly like startups which are looking at doing a lot of irrigation work, drought-prone area development work, groundwater work. They don't most often get the data within India. They go getting it from abroad, data about India, paying through their nose for some good work that they do for India itself. So a liberal geospatial data policy is something which we like to work, and we want to provide remote sensing data to tech entrepreneurs, but of course with a lot of sense of caution, because this is a very sensitive area. We want to also give the benefit and the advantage to the Indian startups who are also doing pioneering work. अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने बहुत अच्छा काम पिछले कुछ वर्षों में किया है। अब इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र भी किस तरह से सहभागी हो, कैसे वो भागीदार बने और उपलब्धियों भरा आने वाला समय हो, इसके लिए अंतरिक्ष क्षेत्र की गतिविधियों में प्रतिपादक वृद्धि लाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने का अवसर दिया जाएगा, ताकि प्राइवेट कंपनीज को भी बराबरी का एक तरह से अधिकार, जैसे लॉन्च करने की बात हो या सैटेलाइट्स की बात हो या अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी हुई सेवाएं देने की बात हो, चाहे कम्युनिकेशन सैटेलाइट से बाकी हो,
अनुमानित नीति लाकर हम अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ा सुधार लाएंगे। और यही नहीं, निजी क्षेत्र की कंपनियों को इसरो की सुविधाएं या जो एसेट्स हैं उनको इस्तेमाल का प्रावधान करेंगे ताकि वे अपनी क्षमता बढ़ा सकें और उपलब्धियों भरा हमारा आने वाला समय अंतरिक्ष के क्षेत्र से जुड़ी हुई, चाहे वो सेवाएं हो या खोज हो, उससे जुड़ने के लिए हो। भविष्य में चाहे वो ग्रहों की खोज की बात हो या बाहरी अंतरिक्ष यात्रा जैसे प्रोजेक्ट्स हो, इनमें भी निजी क्षेत्र आगे बढ़कर आए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। उदार जियोपॉलिटिकल डाटा पॉलिसी हम लेकर आएंगे रिमोट सेंसिंग डेटा के लिए, ताकि टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स, विशेष तौर पर स्टार्टअप्स जो इस पर काम करते हैं, उनको विदेशी कंपनियों पर निर्भर ना रहना पड़े, वो इस दिशा में बड़े कदम उठा सकें। इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे और पॉलिसीज पर लाई जाएंगी। The last step for today under the set of reforms that we are announcing is related to atomic energy related reforms. There shall be a research reactor in PPP model which will be established only for the production of medical isotopes. Now, medical isotopes are increasingly used in cancer treatment. In fact, India has earned a lot of goodwill from very many countries which had India supply them these isotopes. So, absolutely for promoting welfare of humanity through affordable treatment for cancer and other diseases, we shall be establishing a research reactor in PPP mode, and that will produce medical isotopes. The next is establishing facilities in, again, PPP mode. Atomic energy is completely with the government, but here are the ways in which we are bringing in the PPP mode, establishing facilities in PPP mode to use irradiation technology, the radiation technology, for food preservation. Radiation technology, as you know, at one point in time the government also was discussing it, and a lot of you all were asking us questions. In crops which are like perishable crops like onions, most often when there is a good crop, because of its short shelf life, they are normally sold at a absolutely low price, or they are left to rot. Whereas when you use radiation technology, we are able to provide it the necessary qualities with which it can be stored for a longer time. Shelf life of perishable goods like onions can be improved and longevity given. This is something on which technology development cum incubation centers being established now will also set up a kind of synergy between research facilities and tech entrepreneurs who can develop such technologies which will be used for very many daily use matters such as vegetables and fruits preservation and so on. So this pertains to reforms in atomic energy, and that's my last slide. एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो हमारी रिफॉर्म्स हैं उस पर जो कैंसर के क्षेत्र में भी भारत ने दुनिया भर में दवाइयां देने का काम हो, या कोविड-19 के समय भी दुनिया भर के देशों को यहां से फार्मा सेक्टर ने जो दवाइयां भेजी, उसमें और आगे हम क्या कर सकते हैं। मेडिकल आइसोटोप्स का उत्पादन करने के लिए पीपीपी मोड में रिसर्च रिएक्टर्स का स्थापना करेंगे, और इससे मानवता की सेवा को और बल मिलेगा। और भारत ने जो कोविड-19 के समय हो या कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी इससे पहले लगातार दुनिया भर के देशों को यहां से मेडिसिन देने का काम किया हो, उस दिशा में भी हम कदम आगे बढ़ा सकें। पीपीपी मोड में जहां फैसिलिटीज देने की बात है, वहीं पर पिछले कल हमने कहा था टॉप से टोटल, टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो से टोटल, यानी कि सभी सब्जियों के लिए 500 करोड़ रुपए का जो हम प्रावधान 6 महीने के लिए लेकर आए थे कि पेरिशेबल गुड्स सड़गल ना जाएं, उनको भंडारण की क्षमता हो,
तो उस दिशा में भी और काम हो सके और फैसिलिटीज बना सकें, तो उसी लिए ये पीपीपी मोड में एकीकृत खाद्य संरक्षण केंद्र हम लोग विकिरण टेक्नोलॉजी यानी कि इरेडिएशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाएंगे, ताकि हमारे कृषि क्षेत्र को भी इससे बल मिल सके और भंडारण की क्षमताओं को भी इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा जो दुनिया भर में भारत के युवाओं ने स्टार्टअप्स के माध्यम से भारत का नाम रोशन किया है, दुनिया के अग्रणी देशों में भारत को लाकर खड़ा किया, ये भारत के युवाओं की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी दिशा में ये स्टार्टअप के रोबस्ट इकोसिस्टम को हम न्यूक्लियर सेक्टर के साथ जोड़ने जा रहे हैं, ताकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कम इंक्यूबेशन सेंटर्स को सेटअप किया जा सके, इनकी सिनर्जी हो हमारे रिसर्च फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स के बीच में। एक बहुत बड़ा कदम है इस दिशा में कि एक नया क्षेत्र हमारे देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मिलेगा। स्टार्टअप्स के माध्यम से उन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है, उससे बल मिलेगा और निश्चित तौर पर इससे आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। और वहीं पर टॉप से टोटल में हमें टेक्नोलॉजी का लाभ भी किसानों के लिए और भंडारण क्षमता के लिए मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Friends, we can take some questions, otherwise 12. Very good afternoon, ma'am. Sapna here from CNBC TV 18. Ma'am, 2-3 questions have come up on the sectors that which you have announced the reforms. So I'll start with the first one. 1 second, hang on. This is on. How soon will the government bring in amendments or reforms in the mining sector? Amendments, ma'am. Will it be via ordinance? When are they going to conduct? When is the conduct of the first commercial coal mining auction likely? బులెటిన్లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. స్టే విత్ us.